हेलो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ असाइनमेंट नंबर 4। ये दिसंबर माह का असाइनमेंट है, कक्षा 12वीं, विषय जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत इस असाइनमेंट में 6 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है जैव नियंत्रण कारक के रूप में बैसिलस थुरिंजिएंसिस को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है वह एक बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया जो होता है वह एक प्रतिरोधी होती है, जिसको कपास के पौधों में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और जो कपास का पौधा होता है जिस पर ये जीवाणु उपस्थित होते हैं उसको ट्रांसजेनिक पौधा कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो जीवाणु होते हैं वो एक टॉक्सिस सिक्रेट करते हैं, जिससे कोई भी जो कीट पतंगे हैं वो उन पर अटैक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो यूएसए के वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया, एक ट्रांसजेनिक पौधा बनाया जिसको बीटी कपास कहा जाता है। इसमें उन्होंने क्या किया कि इस जीवाणु के जीन को कपास के पौधों में उन्होंने इंटर करा दिया। इंटर कराने के पश्चात ये क्या होता है कि ये जीन एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो लेपिडोप्टेरा जीव के अंतर्गत जो भी आते हैं, जैसे कि तितली, मौत है, ये क्या करते हैं, कपास के पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, जिससे क्या होता है कि उच्च किस्म के कपास प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर है। और इस प्रकार के जो कपास के पौधे होते हैं उसको बीटी कपास कहा जाता है। प्रश्न दूसरा है, वाहित मल उपचार की निम्नलिखित 2 विधियों में से आप किसे सही मानते हैं। जिसके अंतर्गत 2 विधियां दी हुई है, जिसमें पहला है मनुष्यों द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी और एक है सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपचार। तो हमको तो ये पता है कि जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपचार की विधि है उसको सही माना गया है। तो इस तरीके से ये इसका क्या है, आंसर है। इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सभी जगह सर्वव्यापी होते हैं। और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं कि वह प्रतिदिन जो वाहित मल निकलता है, वाहित मल मतलब क्या होता है, जो मनुष्यों के द्वारा यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, औद्योगिक से भी निकला जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसमें जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस अपशिष्ट पदार्थों को ही सीवेज या वाहित मल कहते हैं। तो इसमें जल की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। आजकल वाहित मल उपचार क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो आजकल क्या होता है कि सूक्ष्म जीव भी उसके उपचार के लिए कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये विधि क्या है, एक सही मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उस वाहित मल को, जिस भी टैंक में वो जाते हैं उसमें क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव पहले से उपस्थित होते हैं या उस टैंक को उपचारित कर दिया जाता है। उसके पश्चात वो क्या करते हैं कि उस वाहित मल को वो डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के पश्चात उसमें से बहुत सारी गैसेज निकलती हैं और जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको वो सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आप देख सकते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसी के आगे है कि जो गैसों का मिश्रण बनता है, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि उत्पन्न होते हैं, इनका उपयोग क्या करते हैं, ईंधन व अन्य ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। इस तरीके से सूक्ष्म जीव द्वारा उपचार से प्रदूषण से पर्यावरण को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। सूक्ष्म जीव द्वारा वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है। जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो वाहित मल का उपचार किया जाता है उसके लिए एक टैंक बने होते हैं जिसको वाहित मल संयंत्र कहते हैं। जैसे कि मल कुंड होता है, सेप्टिक टैंक होते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे औद्योगिक प्रकार से भी टैंकों का निर्माण किया जाता है। तो उनमें क्या होता है, वाहित मल का उपचार होता है। इसमें जो बच जाते हैं, जो खाद बचते हैं, मतलब कि जो वाहित मल में जो पानी होते हैं वो तो प्यूरिफिकेशन के दौरान फिर से जल स्रोतों में डाल दिया जाता है, लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ जो बचते हैं, जो कठोर रूप में होते हैं, उसको क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपचारित कर उसको खाद के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से सीवेज का क्या हो जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है। फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है। तो घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि घरों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाने वाली चीज़ें। तो हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि दही है, इडली, ढोकला है ना, पनीर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो वो सभी जीव क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे कि जीवाणु है, वायरस है, कवक है, ये सभी क्या है, हमको नॉर्मली आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। इसमें घरेलू उत्पाद में जैसे कि दही है, तो दूध से दही का बनना सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही उसको बनाया जाता है। दही में बहुत सारे विटामिन्स है ना, और कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे होते हैं, इसलिए जो दही होता है वो दूध से भी अधिक फायदेमंद होता है। दूध में क्या होता है,
एक प्रोटीन उपस्थित होती है जिसको केसिन के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से इसमें जो शर्करा होती है जिसको लैक्टोज कहा जाता है। जब दूध में जो सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं तो दूध में एक सूक्ष्मजीव उपस्थित होता है जिसको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित होता है जो लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन करता है। जब लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन होता है दूध में तो इसकी जो केसिन नामक प्रोटीन होती है वो क्या हो जाती है, स्कंदित हो जाती है, मतलब वो फट जाती है, जिससे दूध किसमें परिवर्तित हो जाता है, दही में। तो इस तरीके से दूध का दही में परिवर्तन होना सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। जो दूध में लैक्टोज शर्करा होते हैं वह LAB, इसका मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसको लैब के नाम से जाना जाता है, लैक्टोबैसिलस को, जो लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं। तो ये जो लैब होते हैं वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो दूध शुरू में मीठा होता है वो दही बनने के बाद इसमें एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए दही खट्टा हो जाता है। तो इस तरीके से है ये क्वेश्चन नंबर 3 का दही का बनना। इसी प्रकार से दूसरा उत्पाद बनाया जाता है इडली ढोकला। तो ये जनरली सबके घरों में कॉमन है बनना। इसमें भी क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का ही यूज होता है। इसमें सूक्ष्म जीव का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस और एक और होता है ल्यूकोनोस्टा। तो इसमें क्या होता है कि जो इडली ढोकला बनाए जाते हैं वो किण्वन के पश्चात बनाए जाते हैं, फर्मेंटेशन होता है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि अगर हमको सुबह बनाना है तो रात में क्या करते हैं, चावल या उड़द के आटे को भिगा कर रख दिया जाता है। जब हम सुबह उसको देखते हैं तो उसमें एक खमीर उठता है। उसका मतलब है कि ये जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें CO2 गैस का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से आटा क्या हो जाता है, बहुत अधिक फूल जाते हैं। उसकी मात्रा जो होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है और उसमें बबल्स आ जाते हैं। तो वो बबल्स जो रहते हैं वो CO2 गैस के ही कारण से बनते हैं, जिससे आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और वो फूल जाता है ना। तो इस तरीके से किण्वन के पश्चात बनता है इडली और डोसा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन में बोला गया है कि DNA का पृथक्करण कैसे करते हैं, मतलब DNA को अलग कैसे करते हैं। तो DNA को अलग करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहा जाता है। इन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, DNA को बाहर से ही तोड़ता है, मतलब उनके सिराओं से ही उनको तोड़ने में मदद करता है, इसलिए इसको एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद है एंडोन्यूक्लियस। एंडो का मतलब होता है अंदर। तो ये जो एंजाइम होते हैं वो DNA के भीतरी भाग से एक विशिष्ट स्थान से DNA को तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप इमेज में समझ सकते हैं। उसके पश्चात इसी का अगला पार्ट है, तीसरा है एंजाइम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता है कि DNA को एक विशिष्ट स्थान में सबसे पहले ये पहचान करता है। पहचान करने के बाद उसको तोड़ता है, और ये जो इस स्थान पर तोड़ता है उस स्थान का एक विशिष्ट क्रम होता है। उस क्रम में क्या होता है कि जब DNA के दोनों स्टैंड होते हैं उसके क्रम इस प्रकार से होते हैं कि उसको दोनों ओर से पढ़ने पर वो सेम दिखाई देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये क्या है, क्षार है, जैसे कि ग्वानिन है, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन। अब इसी को जब दूसरे इसमें क्रम में देखेंगे तो जस्ट ये क्या है, उसका अपोजिट होता है। तो इसी प्रकार के क्रम को एंडोन्यूक्लियस पहचान करता है और वहां से फिर DNA को क्या करता है, तोड़ता है। तो तोड़ने के पश्चात वो इस तरीके से टूटते हैं। तो इस स्थान को कहा जाता है पैलिड्रोम। पैलिड्रोम प्रकार का होता है जहाँ पर DNA, वहाँ पर इसी प्रकार से जब क्रम निर्धारित होते हैं जस्ट विपरीत, वहाँ पर ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जाता है और उसको तोड़ देता है। जिस स्थान से उसको तोड़ता है वह रेस्ट्रिक्शन साइट कहलाते हैं। तो इस तरीके से था ये प्रश्न क्रमांक 4। अगला हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें कहा गया है आणविक आधार पर DNA बड़ा है या एंजाइम। तो हमको ये पता है कि DNA क्या होते हैं, एंजाइम एक प्रोटीन होता है, और DNA क्या होते हैं, DNA खुद प्रोटीन का ही निर्माण करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर DNA के अणु क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन होता है। इसमें प्रोटीन अणु जटिल संरचना वाले होते हैं, ठीक है। इनका जो निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण, वो एमिनो एसिड से होता है। 20 एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये जो एमिनो एसिड होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा वो जुड़े होते हैं। इस तरीके से इसमें एंजाइम्स क्या करते हैं, एक प्रोटीन ही होते हैं। आगे हम देखे हैं कि DNA के जो अणु होते हैं वो जटिल संरचना वाले होते हैं।
इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, इनका जो अणु भार होता है वो डाल्टन में होता है। डीएनए अणु जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। इसमें आगे है कि डीएनए के जो कम अणु भार वाले जो अणु होते हैं वो एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध होता है कि डीएनए के अणु क्या होते हैं, एंजाइम से बड़े होते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और उसमें मिथेनोजन की भूमिका लिखिए। तो बायोगैस संयंत्र क्या होता है, एक डाइजेस्टर टैंक होता है जिसमें जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको डाला जाता है। डालने के पश्चात वहाँ पर डाइजेस्ट होता है, वहाँ पर एक डाइजेस्टर टैंक होते हैं। उस टैंक में बहुत सारे गैसों का निर्माण होता है, जैसे मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। इस प्रकार की गैसें वहाँ पर बनती हैं। इन गैसों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो जो बायोगैस संयंत्र होता है वह एक टैंक होता है बड़ा, जो ज़मीन के नीचे तैयार किया जाता है। इसमें एक आउटर होता है और एक इंटर होता है, जिसमें इंटर में क्या करते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको डाला जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, उसमें जब डालते हैं तो वो कहाँ जाता है, डाइजेस्टर टैंक में जाता है। और उसमें जो सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थों का विघटन करते हैं। और विघटन के पश्चात उसमें क्या होता है कि जो गोबर, जैसे कि अगर गोबर है तो ये गोबर कहाँ से प्राप्त होता है, पशुओं से प्राप्त होता है। तो पशुओं के जो प्रथम आमाशय होता है जिसको रूमेन कहते हैं, इसमें मेथेनोजैन जीवाणु उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, मीथेन गैस का निर्माण करते हैं, जो एक ज्वलनशील गैस के नाम से जाना जाता है। तो इससे क्या करते हैं, इससे जो मीथेन गैस उत्पन्न होता है, इसके अलावा वहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपयोग में आते हैं या उत्पन्न होते हैं, वो ईंधन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक डाइजेस्टर टैंक होता है। यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ गोबर, मल मूत्र अंदर आते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर सूक्ष्म जीव के द्वारा वो विघटित होते हैं और गैसों का निर्माण होता है, जो गैस पाइप के द्वारा क्या कर लिया जाता है, गैस स्रोत में उसको एकत्रित किया जाता है, उसका यूज़ ईंधन के रूप में करते हैं। उसके पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं उसको आउटलेट के द्वारा बाहर निकालकर उसको खाद के रूप में यूज़ किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर मिथेनोजन की भूमिका भी पूछी गई है। तो जो मिथेनोजन होते हैं वो क्या करते हैं, गैस उत्पन्न करते हैं। इसमें सबसे अधिक मीथेन गैस उत्पन्न होते हैं, जो ईंधन के लिए सर्वव्यापी रूप से उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन नंबर 6।